हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सीमा अपने गूंगे पति दीपक के साथ दिल्ली में रहती थी। दीपक एक बहुत मेहनती आदमी था और काम भी करना चाहता था, लेकिन उसके गूंगे होने की वजह से कोई भी उसे नौकरी नहीं देता, और नौकरी देता तो ज्यादा समय के लिए वो नौकरी पर नहीं रुक पाता। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और नौकरी की तलाश करता रहता। वो इतना और किसी चीज से परेशान नहीं था जितना अपनी बीवी की बड़बोली जुबान से परेशान था। एक रोज सुबह के समय दीपक न्यूज़पेपर लेकर हॉल में बैठा नौकरी की एडवर्टाइजमेंट देख रहा था। तभी उसकी बीवी उसके लिए चाय लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, क्या आप भी सुबह के समय फिर न्यूज़पेपर लेकर बैठ गए? आपको नौकरी करने की क्या जरूरत है? वैसे भी आपकी कोई भी नौकरी ज्यादा दिन के लिए होती नहीं है, तो क्या करेंगे नौकरी ढूंढकर? और रही बात घर की जिम्मेदारी की, तो उसके लिए मैं हूँ ही। ए आ ओ ई ओ आ। अरे लगता है आप तो गुस्सा हो गए। मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। माफ करिए अगर आपको बुरा लगे तो, लेकिन अब आप गूंगे हैं, बोल नहीं सकते, फिर क्यों नौकरी के पीछे पड़े हैं? आप ही बताओ, आज के जमाने में बिना बोले काम होता है क्या? ए ओ आ ए ओ। आपको तो बस मेरी हर बात पर या तो गुस्सा आना होता है या तो उसे मजाक में टाल देना होता है। बस मैं आपको पागल दिखाई देती हूँ क्या? देखिए, मुझे ज्यादा हल्के में मत लीजिए। इस बार मेरा काम बहुत अच्छा हुआ है, बहुत जल्दी ही मेरी पोस्ट भी बढ़ने वाली है। देख लेना, कुछ दिनों में ही मालकिन के बाद मेरा ही नंबर आने वाला है। सीमा और दीपक की सारी बातें कुछ दूर खड़ी सीमा की सास काशी सुन रही थी, जिसे सुनकर वो उनके पास आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, बड़े बोल बोलने से पहले ये तो देख लिया कर कि तू क्या और किसके सामने बोल रही है, ताकि कोई पकड़ ना पाए कि तू कितनी बड़ बोली है। बेटा, पता नहीं कैसे तुझे इतनी बड़ बोल बोलने वाली बीवी मिल गई। अगर मुझे पहले पता होता ये इतनी बड़ बोली है तो मैं कभी तेरी शादी से नहीं करवाती। देखो माँ जी, मुझसे ऐसे बात मत करिए। अब जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी बहू हूँ, और मैंने जो बोला है वो सच बोला है। चाहे आप देख लेना, कुछ दिनों में मालकिन के बाद मेरा ही नाम लेंगे। इतनी चलती है मेरे ऑफिस में मेरी, कोई भी काम बिना मेरी इजाजत के होता ही नहीं है। अच्छा जी, जो ठीक से घर में काम नहीं करती वो ऑफिस में इतना काम करती है कि वहाँ एम्प्लॉय नहीं मालकिन बन गई है। क्या बात है? और कुछ बोलना बाकी रह गया है तो वो भी बोल ले। मैं सच कह रही हूँ माँ जी, आप मान नहीं रही हैं माँ जी, लेकिन मेरे ऑफिस में इतनी चलती है ना, मुझे मालिक के कमरे में ही बिठाया जाता है। सीमा अपनी सास से अपने ऑफिस को लेकर बड़े बोल बोलने में लगी हुई थी कि तभी उसकी सहेली ज्योति वहाँ आती है और उसकी सारी बातें सुनने के बाद उससे कहती है, बुरा मत मानियो तू सीमा, लेकिन आज मुझे तेरी बातें सुनने के बाद पता लगा कि लोग क्यों तुझे गूंगे पति की बड़बोली बीवी कहते हैं। क्योंकि तू है बड़बोली, जो कभी सपने में भी नहीं हो सकता है। वो तू सबको हकीकत बनाकर बता रही है। ए ओ ई ओ ई ओ। कुछ नहीं, ये तो बस ऐसे ही मजाक करती रहती है। आप इनकी बात पर ध्यान मत दीजिए। क्यों ना ध्यान दे हम इनकी बातों पर, क्योंकि ये तेरे साथ काम करती है और तेरी पोल खोल देगी, इसलिए तुम बताओ बेटी, हम सुन रहे हैं। आंटी जी, ये जो कुछ बोल रही है सब झूठ है। मालकिन तो छोड़िए, अगर ये ऐसे ही काम में कामचोरी करती रही तो ये ऑफिस में एम्प्लॉय भी नहीं रह जाएगी। और मालिक इसे अपने कैबिन में इसलिए बिठाती है क्योंकि ये अपने कैबिन में बैठकर काम नहीं करती है। सब कुछ बस इसके बड़े बोल हैं और कुछ नहीं। ज्योति की सारी बातें सुनकर काशी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बहू को उसकी बड़बोली जुबान के चलते बहुत सुनाती है और अपने बेटे दीपक को लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ सीमा की बड़बोली आदत कम होने की जगह बढ़ती जाती है। उसके ऊपर अपनी सास की बातों का कोई असर नहीं होता। ऐसे ही एक रोज शाम के समय काशी अपनी पड़ोसन मंजू के घर जाती है और उसे कमरे में बैठी रूम हीटर के साथ हाथ सेकते हुए देखकर कहती है, ये काम तूने अच्छा किया जो रूम हीटर चालू कर रखा है, इसलिए मैं टाइम से आई हूँ तेरे घर, ताकि मैं भी अपने हाथ सेक सकूं। क्यों काशी, तेरे घर में तो मेरे रूम हीटर से भी बड़ा वाला रूम हीटर है, वो भी एक नहीं दो। तुझे ठंड में किस बात का डर? मुझसे तो ठंड बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, तभी मैंने कल अपने बेटे से कहकर रूम हीटर मंगवाया है। तुझे किसने कहा कि मेरे घर में बड़ा वाला रूम हीटर है? वो भी एक नहीं दो।
किसी ने तुझसे मजाक किया होगा। मेरे घर में रूम हीटर होता तो मैं तेरे घर क्यों आती हाथ सेकने के लिए। और कौन कहेगा, तेरी बहू ने ही बताया था मुझे। सच में तेरी बहू बड़ी बड़ बोली है। पल्ले कुछ नहीं रहता, लेकिन बड़े बोल तो ऐसे बोलती है जैसे पता नहीं कहाँ की महारानी हो। पति की बोलती नहीं निकलती और पत्नी की बोली बंद ही नहीं होती है। बस कर मंजू, तू मेरी बहू के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती है। और तू मेरी सहेली होकर मेरे बेटे के गूंगे होने का मजाक उड़ा रही है। काशी, बुरा मत मानियो, लेकिन इसीलिए सब मोहल्ले वाले तेरी बहू को गूंगे पति की बड़बोली बीवी बोलते हैं, क्योंकि उसका पति तो कुछ बोल नहीं पाता, इसलिए उसके हिस्से का भी वही बोल देती है। मंजू की बात सुनकर काशी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो चुपचाप अपने घर आ जाती है। लेकिन मंजू की कही हुई बात काशी के मन से नहीं निकलती, जिसके कारण वो दोबारा फिर कभी मंजू के घर नहीं जाती। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज सभी लोग हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी एक आदमी आता है और कहता है, देखिए, मुझे सीमा जी से मिलना है, क्या आप उन्हें बुला सकते हैं? क्या क्या बोला आपने? मुझे आपकी बात को समझ में नहीं आई। तू शांत हो जा, मैं पूछती हूँ। आपको सीमा से क्या काम है? वो मेरी बहू है, अभी वो घर पर नहीं है। जो भी बात करनी है आप मुझसे पूछ सकते हो। वो क्या है कि मैं बैंक से आया हूँ। उन्होंने एक बहुत बड़े लोन के लिए अप्लाई किया था, जिसके लिए उन्होंने मुझे बताया कि उनके दिल्ली शहर में 4 बड़े घर हैं और गांव में भी उनकी बहुत सी जमीन है, और प्रूफ के तौर पर उन्होंने ये घर भी गिरवी रखा है हमारे पास। मैं बस यही चेक करने आया था कि ये सब सच भी है या नहीं। आप ये सब क्या बोल रहे हैं? मेरी बहू मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। देखिए, मुझे ये सब नहीं पता। मुझे बस ये पता है कि ये घर उनके नाम पर है और उनका लोन पास हो गया है। उन्हें बस इस फॉर्म पर ही साइन करना है। बैंक का आदमी सीमा के घर वालों से बात कर ही रहा था कि तभी वहाँ सीमा आती है, जिसे देखते ही काशी को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहती है, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अपनी बड़बोली के चक्कर में क्या तू हमें सड़क पर ले आएगी? क्या बोला तूने इस बैंक वाले आदमी को कि तेरे पास 4 घर हैं, बहुत सारी जमीन है? माँ जी धीरे बोलिए, ये सब मैंने लोन पास करवाने के लिए बोला था, ताकि मेरा लोन पास हो जाए, जिसके बाद हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और हम आराम से अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। आग लगे तेरे लोन के पैसों में। देखिए भाई साहब, मेरी बहू ने आपसे जो भी बोला है ये सब झूठ है। हमारे पास यही एक घर है, बस उस पे भी पहले से बहुत कर्जा है। अगर आपने इसे अपने बैंक से कोई पैसा दिया है, इसका कोई लोन पास किया है, तो वो पैसा डूब जाएगा आगे। आपकी मर्जी। काशी की बात सुनकर वो आदमी वहाँ से चला तो जाता है और सीमा का लोन भी कैंसिल कर देता है, जिसके बाद काशी अपनी बहू से कहती है, अच्छा हुआ हमें समय रहते पता चल गया, वरना बची कुची इज्जत भी नीलाम हो जाती। तूने ये घर गिरवी रखने से पहले एक बार भी सोचा नहीं। अगर तू पैसे नहीं भर पाई तो तेरे गूंगे पति और तेरी सास का क्या होगा? इतने बड़े बोल बोलने का क्या फायदा, जिससे हमारा ही नुकसान हो जाए। अपनी सास की बात सुनकर सीमा को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपने पति और सास से अपनी गलती की माफी मांगती है। साथ ही अपनी बड़बोली बोलने वाली आदत को सुधारने की कोशिश का भी वादा करती है। साधना, जो कि शिव जी की परम भक्ति, जिसने बचपन से ही शिव जी की भक्ति में अपना दिन रात लगा दिया था, वो अपनी माँ माधुरी और पिता माधव के साथ रहा करती थी। ऐसे ही हर बार की तरह इस बार भी साधना सावन के पहले सोमवार के व्रत के लिए पूजा की थाल सजाती है, जिसमें वो पानी का लोटा, एक फूल और एक फल और बाकी का सारा सामान रख लेती है और मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी देर में ही वो मंदिर पहुंचती है। भोलेनाथ की पूजा करके उनको शिवलिंग पर जल चढ़ाकर वो वहीं पर ही बैठ जाती है, जिसके बाद और लोग आते हैं और पूजा करके वहां से जाने लगते हैं। साधना लोगों की पूजा की थाल में, जिसमें कई प्रकार के फूल, फल और दूध से जल अभिषेक करता देख वो मन में सोचती है, यहाँ तो सब महंगे फल फूल लाए हैं और भोलेनाथ पर चढ़ा रहे हैं, और मैं क्या लेकर आई? बस सादा जल और धूप अगरबत्ती। हे भगवान, कहीं आप मेरी प्रार्थना अनसुनी तो नहीं कर दोगे? साधना लोगों के जाने के बाद मंदिर की पूरी सफाई करती है और पंडित जी से आशीर्वाद लेकर घर जाने के लिए निकल जाती है। घर पहुंचते ही साधना अपनी माँ माधुरी से अपने मन की बात कहती है, जो कि वो मंदिर में सोच रही थी, जिस पर माधुरी साधना को बोलती है, अरे साधना बेटी, भोलेनाथ तुम्हारा मन देखते हैं।
दिल से की गई पूजा को देखते हैं, ना कि ये देखते हैं कि तुमने पूजा में क्या चढ़ाया है। समझी बेटी? हाँ माँ, समझ गई। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। महाशिवरात्रि का त्योहार आ जाता है और मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जाता है। साधना भी जल्दी उठकर नहा धोकर मंदिर जाती है। वहाँ पूजा करके भगवान शिव के ध्यान में बैठ जाती है। तभी मंदिर में शहर के बड़े जमींदार धीरज भाई अपनी पत्नी गंगा और बेटे मयूर के साथ दर्शन करने के लिए आते हैं। गंगा और धीरज की नजर वहीं बैठी हुई साधना पर पड़ती है, जो कि भक्ति में डूबी हुई थी। उन्हें देखकर धीरज भाई मंदिर के पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी, ये लड़की कौन है? अरे यजमान, ये इसी गांव के माधव की बेटी साधना है। अब शिव जी की परम भक्त है और ये अपना आधा समय तो मंदिर में पूजा पाठ और सफाई में ही निकाल देती है। पंडित जी की बातें सुनकर धीरज और गंगा एक दूसरे को देखते हैं और घर आकर साधना के बारे में सोचते हुए गंगा कहती है, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मैं भी वही सोच रही हूँ और मुझे लगता है कि साधना हमारे बेटे के लिए सही रहेगी, क्योंकि हमें भी ऐसी ही बहू चाहिए थी जो हमारे बेटे को संभाल सके और हमारे घर को भी। हाँ, कह तो सही रही हो भगवान, पर तुम मयूर को जानती हो, वो साधना जैसी साधारण लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। धीरज और गंगा मयूर के स्वभाव से परिचित थे, पर उनके मन में ये विश्वास था कि साधना ही शायद उनके बेटे के लिए सही जीवन साथी होगी। वो अपने बेटे से बात करके किसी तरह उसे मना लेते हैं, जिसके बाद वो लोग सह परिवार साधना के घर जाकर माधव और माधुरी से साधना का हाथ मांगते हैं। माधव अपनी बेटी के लिए इतने बड़े घर का रिश्ता आने पर बहुत खुश होता है। कुछ समय बाद ही साधना और मयूर की शादी करवा दी जाती है। मयूर साधना को पसंद नहीं करता था और अपने माता पिता के दबाव में आकर ही उसने शादी की थी। शादी के अगले दिन साधना मंदिर के लिए तैयार होकर मयूर से कहती है, मयूर जी, आप मुझे मंदिर छोड़ आएंगे? अरे मैं तो ना तो जाता हूँ और ना लेके जाऊंगा। अपने आप देखो सब, ज्यादा चेप होने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। मयूर के मुंह से ऐसे बोल सुनकर साधना को बहुत ठेस पहुंचती है और वो अकेले ही मंदिर चली जाती है। वहां जाकर वो भोलेनाथ से कहती है, हे भोलेनाथ, मैंने आपसे एक अच्छा हमसफर मांगा था जो मुझे प्यार करे, मेरी कदर करे। पैसा हो ना हो मुझे नहीं चाहिए था, ऐशो आराम भी नहीं चाहिए था, लेकिन ये कैसा पति दिया आपने जिसे ना आपकी आस्था पर विश्वास है और ना ही मेरे प्यार पर। साधना को ऐसे रोता हुआ देखकर पंडित जी उससे कहते हैं, बेटी, ये भोलेनाथ है, ये तुमको वो नहीं देते जो तुम चाहते हो, ये तो तुमको वो देते हैं जिसकी तुम्हें जरूरत है और जो तुम्हारे लिए सही है। अरे इनके फैसले को गलत मत समझो, तुम तो शिव भक्त हो, अपने भोले पर इतना यकीन तो रखो। अरे कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। हाँ पंडित जी, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। साधना घर आ जाती है और अपनी भक्ति पर विश्वास रखते हुए अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है। लेकिन आए दिन मयूर साधना को खरी खोटी सुनाता ही रहता है, लेकिन साधना कभी बुरा नहीं मानती। ऐसे ही एक दिन साधना मंदिर से मन्नत का धागा लाती है और सोते हुए मयूर को बांध देती है। मयूर जैसे ही उठता है तो वो साधना को और अपने हाथ पर बंधे हुए धागे को देखकर बोलता है, अरे ये क्या है, क्या बांधा है तुमने? खोलो इसे अभी की अभी। नहीं मयूर जी, प्लीज इसे मत खोलिए। देखिए, मैं जानती हूँ कि आपको ये सब शायद ढोंग पाखंड लगता है, लेकिन मेरी एक छोटी सी खुशी के लिए इसे बांधे रखिए। ठीक है, पर आज के बाद ये हरकत करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मयूर इतना कहकर वहाँ से अपने ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है। वो गाड़ी से जा ही रहा होता है और गाड़ी चलाते हुए अपने हाथ पर बंधे हुए धागे को देखकर कहता है, क्या है ये अंधविश्वास, अब उस साधना की वजह से ये भी झेलना पड़ेगा मेरे को। इतने में मयूर चलती गाड़ी में सीट बेल्ट बांधने के लिए अपनी नजरों को पीछे घुमाता है और सामने से अचानक एक गाड़ी से उसकी कार की टक्कर होने वाली होती है। तो वहीं मयूर अपनी गाड़ी संभालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब वो अपनी सीट बेल्ट बांध रहा होता है तभी उसके हाथ में बंधा हुआ धागा सीट बेल्ट में फंस जाता है,
जिसकी वजह से वो उसे निकाल नहीं पाता और गाड़ी की एक जोरदार टक्कर हो जाती है। मयूर की डर के मारे आंखें बंद होती हैं और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसे एक खरोच तक नहीं आई है और हाथ भी उसका निकल चुका है। वहीं दूसरी तरफ बाहर खड़े हुए लोग एक्सीडेंट देखकर बातें बना रहे होते हैं और बोलते हैं, अरे ये कैसे हो गया? इतना बड़ा एक्सीडेंट और इस लड़के को कुछ नहीं हुआ। कमाल है, चमत्कार है ये तो। लोगों की बातें सुनकर मयूर अपने हाथ पर बंधे धागे को देखता है और साधना के बारे में सोचने लगता है। ये सच में चमत्कार है, वरना मेरा बचना आज इम्पॉसिबल था। ये साधना की भक्ति का चमत्कार है। मैंने जिसको हमेशा बुरा भला कहा, उसकी भक्ति ने, उसके विश्वास ने मेरी आज जान बचाई है। मैं अभी उसके पास जाता हूँ। मयूर भागकर अपने घर वापस जाता है और साधना साथ ही अपने माता पिता को आज हुई सारी बातों के बारे में सब बताता है। ऐसे में वो साधना को देखते हुए कहता है, साधना, मुझे माफ कर दो। तुमको हमेशा बुरा भला कहा है मैंने, और आज ये तुम्हारी भक्ति की ही शक्ति है जो तुम्हारे भोलेनाथ ने मेरी जिंदगी बचाई है। मेरे नहीं, हम सबके भोलेनाथ, वो हर किसी की मदद करते हैं। ये सब कुछ देखकर धीरज और गंगा एक दूसरे को देखते हैं और खुशी से धीरज गंगा से बोलता है, देखा, हमारा फैसला सही था ना। ये लड़की ही हमारे मयूर के लिए सही थी। आज इसकी भक्ति ने उसकी जान भी बचाई और हमारे बेटे को एक बेहतर इंसान भी बनाया। जी सही कहा आपने। हमारी साधना बहू ने अपनी भक्ति की साधना से हमारे बेटे को एक अच्छा इंसान बना ही दिया। इस सब के बाद मयूर साधना के साथ हर रोज मंदिर जाता है और साधना भी अपने भोलेनाथ को शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, आपको कोटि कोटि धन्यवाद भोलेनाथ। आपने मेरे पति का जीवन बचाया और साथ ही उन्हें एक अच्छा इंसान भी बनाया। दोनों पूजा करके घर वापस लौटते हैं और इस सब के बाद अब मयूर भी साधना को प्यार करने लगता है और साधना भी अपने पूरे परिवार का सच्चे दिल से ख्याल रखती है और उनकी खूब सेवा करती है। साथ ही अपनी भक्ति को भी दिल से बनाए रखती है, जिसके बाद वो लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।